गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। इसमें क्या देखेंगे तो हम लोग देखेंगे आज सहकारिता आंदोलन के आधारभूत सिद्धांत तथा उससे होने वाले लाभ एवं उसके कमजोरियों का वर्णन करना है। क्वेश्चन है यह संबंधित किससे है? यह कहा जाए तो ज्योग्राफी, लेकिन ये पूर्णतः ज्योग्राफी का नहीं है। यह थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में भी आ सकता है, यह इकोनॉमी में भी आ सकता है और ज्योग्राफी में तो ही मान सकते हो इसको। तो देखते हैं क्या होगा। सहकारिता ऐसा संगठन है, क्या है? एक संगठन है, लेकिन यह ऐच्छिक होता है, समझ लीजिए, जिसमें विभिन्न व्यक्ति समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने किसी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। अर्थात सहकारिता से अभिप्राय है कि संगठित रूप से अपनी सहायता आप करना, यानी अपनी आप करना। क्लियर है? सहकारिता के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे देखिए, पहला, आत्म सहायता एवं सामूहिक प्रयास के सराहनीय सिद्धांतों से अभिप्रेरित सहकारी संगठन अन्य व्यावसायिक संगठनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यह इसका सिद्धांत है कि यह अन्य जो कोई संगठन है उससे यह अलग होता है। इसका आधारभूत सिद्धांत देखिए यहाँ पर। पहला, यह पूर्णतः व्यक्तियों की स्वैच्छिक सहायता वाले संगठन है। दूसरा, इसमें उत्पादन का वितरण न्यायपूर्ण होता है तथा शोषण के आधार को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें शोषण नहीं हो, जो ऐच्छिक है इसमें जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। यह अपव्यय का विरोध करती है, यानी कि अत्यधिक खर्च का विरोध करेगी, और यह बचत को प्रोत्साहन देती है। कौन? तो सहकारिता। इसके आर्थिक उद्देश्य में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। सदस्यों में मितव्ययिता, भाईचारा बढ़ेगा, सच्चाई, सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, आपसी सहयोग, निस्वार्थ भावना आदि नैतिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई चोर होगा तो क्या वह सहकारिता चलेगी? कोऑपरेटिव ना चलेगी, बंद हो जाएगी। सहकारिता आंदोलन के कुछ लाभ भी हैं। सहकारिता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार और भारतीय बैंकों ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्राम सहकारी समितियों ने ऋण, उत्पादन, कृषि संसाधन और विपणन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य अदा किया। सहकारिता आंदोलन से प्राप्त हुए कुछ लाभ, प्रमुख लाभ, जैसे देखिए, पहला, कम ब्याज पर सहकारी समितियों द्वारा कुल कृषि ऋण का लगभग 40% उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे, गांव में महाजनों या साहूकारों का जो एकाधिकार भंग कर दिया गया, क्योंकि अब पहले क्या था, तो गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसको और पैसा लेना हो तो कहाँ जाएगा? गांव के कोई बड़े आदमी है उनसे पैसा ले लेगा। लेकिन अब इसका विकल्प कौन था? संगठन हो गया, सहकारिता या सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तो इसी का ही उदाहरण है ना। तीसरा, किसानों में मितव्ययिता और आत्मनिर्भरता के गुण उत्पन्न करना, यानी अब किसान अपने ही पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। नई कृषि नीति की सफलता में सहकारिता का योगदान है। किसानों को उनके अतिरिक्त उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पहले एक व्यक्ति था, लेकिन अब यह समूह बना लिया। कार्टेल में किसी के साथ बार्गेनिंग करने में अब यह सक्षम हो जाएगा, अतः इसका प्राइस जो होगा वह उचित मिलेगा इसको। सहकारिता ने किसानों को भंडारण की सुविधा भी प्रदान की है। आवास सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि भिन्न भिन्न समितियों ने अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता दी है और उन्हें शक्ति प्राप्त वर्गों के शोषण से बचाया है। तो सबका मुख्य लक्ष्य क्या है? कि शोषण से बचाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहकारी आंदोलन पूर्णतः सफल है, इसमें भी कुछ कमजोरियां हैं। जैसे सहकारिता का स्वरूप विकृत हो चुका है। वस्तुतः संपन्न किसानों ने सहकारी समितियों को सहकारी सहायता प्राप्त करने का माध्यम बना लिया है। सहकारी समितियां राज्य के सहकारी कानून के अंतर्गत गठित होकर कार्य करती हैं। वस्तुतः संपन्न किसानों ने सहकारी समितियों को सरकारी सहायता प्राप्त करने का माध्यम बना लिया है। आगे देखिए, सहकारी समितियां राज्य के सहकारी कानून के अंतर्गत गठित होकर कार्य करती हैं। देश के प्राय सभी राज्यों में सहकारी कानून सहकारी संस्थाओं के कार्य करने की पूर्ण स्वायत्तता नहीं प्रदान करती है, क्योंकि अब यह सरकार ही तो इसको पैसा देने वाली है, तो सरकार का जो हित है वह इस पर थोप दी जाएगी।
सहकारी संस्थाओं से संबंधित सरकारी कर्मचारी न केवल सहकारिता के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं बल्कि वे भ्रष्ट भी हैं और उनमें सहकारी आंदोलन को सफल बनाने की सफल बनाने की सामर्थ्य नहीं है। आगे देखिए, सहकारी समितियों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। तभी तो कहा जाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, तो वह कुछ नहीं है, वो जीरो है, शून्य है। पहले आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि कागज पर लिखकर बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए तुम स्वयं प्रभु हो, तुम स्वायत्त हो, तुम सब कुछ जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं है, तो क्या होगा? नील बटे सन्नाटा होगा वाली बात है। सहकारी समिति के सदस्यों में प्रायः वांछनीय निष्ठा का अभाव देखने को मिलता है। अपनी डबली अपनी राग वाला बात है। सब लोग अपने ही फायदे में और अपने ही जो नाते रिश्तेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं। सहकारी समितियां व्यवसायिक सिद्धांतों का सच्चाई के साथ पालन नहीं करती। होना तो चाहिए था कि वह सेवा क्षेत्र, लेकिन इसमें भी नफा और नुकसान देखा जाने लगता है। अतः ये सहकारी समिति का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य से ही भटक गया। सहकारी समितियां ऋणों की वापसी पर जोर न देकर प्रायः लेखा परिवर्तन कर लेती हैं, यानी अब ऑडिट में ही गोलमाल कर देंगी। यह सहकारिता के सिद्धांतों की सरासर अवहेलना है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सहकारिता आंदोलन को अधिकाधिक सफल बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए और अधिक सरकार को इन जो सहकारी समितियां हैं इनके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, और जो इनका कार्य है इनको कुछ वित्तीय अधिकार भी दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इनको इतना ऑटोनोमस प्रदान हो ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सके, न कि किसी राज्य की सत्ता पर, कोई राजनीतिक पार्टी पर या कोई बहुत बड़े संगठन पर यह अपने वित्त के लिए आश्रित हो सके, न ही इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव पड़ सके। अगर इतना होगा तब भारत में जो सहकारिता है यह अपने मूल मकसद को प्राप्त कर पाएगी, और नहीं तो याद करते रहिए कि सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ, पहले कहाँ से हुआ, तो पंजाब से हुआ, ये तो जानते ही हैं। इसका उदाहरण, सबसे सफल उदाहरण कौन है सहकारिता आंदोलन का? तो अमूल जो हम लोग प्रचार देखते हैं टीवी पर कि इंडिया किसका दूध पीता है, अमूल का, गाय भैंस का नहीं। तो आनंद मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ये कहाँ है, तो राजस्थान में, गुजरात में है, और यह सहकारिता के सबसे सफल उदाहरण में से एक है। क्लियर है? अगली बार हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।